एप 641 to 545। क्या है? क्या तुम उसे जानते हो? माया जी ने बीच में ही टोकते हुए अर्जुन को घूरा। अर्जुन हैरान रह गया। उसने देखा कि अनिका भी उसे घूर रही थी। और उसने समझाया, ओह, हाँ, आप इसे इस तरह से कह सकते हैं। सच में, मुझे इस पर संदेह क्यों है? वह एक अमीर युवक है जिसके पास सैकड़ों अरबों की निजी संपत्ति है। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? माया जी ने अर्जुन को संदेह भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों से उसकी अवमानना झलक रही थी। यह अर्जुन सिर्फ इसलिए अहंकारी हो गया क्योंकि उसके परिवार के पास कुछ पैसा था। मैंने सुना है कि किसी का परिवार दिवालिया हो गया है, माया जी ने कहा। वह रोहन से कुछ दिन पहले खाने पर मिली थी। खाने की मेज पर रोहन ने उसे बताया कि कपूर परिवार पहले बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन अब वे दिवालिया हो चुके हैं। इसलिए वह अभी भी एक बेकार आदमी है। इसलिए माया जी फिर से इधर उधर घूमने लगी। यदि पिछली बार उसकी गलती न होती तो वह अर्जुन को इतने लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करती। एक दिवालिया आदमी को उसका दामाद बनने का अधिकार कैसे हो सकता है? माया जी के विचार इस समय यही थे। अर्जुन ने भौहें सिकुड़ी और असहाय भाव से माया जी की ओर देखा। उसने यह बात कहाँ से सुनी? इसके अलावा, क्या घाव भर जाने के बाद वह दर्द भूल गई? अनिका ने भी भौहें सिकोड़ते हुए अपनी माँ को घूरते हुए कहा, माँ, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम फिर से अपनी हरकतें करने लगी हो? माया जी ने खुद को रोका। वह अब भी अर्जुन से डरी हुई थी। इसलिए उसने उसे अनदेखा करने का फैसला किया और कंपनी और मिलनिल्सन के बारे में पूछते हुए अनिका को परेशान करना जारी रखा। अर्जुन चुप हो गया और अपना स्पष्टीकरण जारी नहीं रखा। अगले दिन अर्जुन को सिंथिया से एक निजी निमंत्रण मिला, जिसे देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अर्जुन को लासन परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। इसलिए वह सिंथिया के साथ बैठक स्थल पर पहुंचा। लेकिन उसे पता चला कि वह वास्तव में एक विशेष होटल में था। सिंथिया क्या कर रही थी? वह वास्तव में इस स्थान पर बैठक कर रही थी। अर्जुन ने चुपके से दरवाजे की घंटी बजाई और वह खुद को थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने से नहीं रोक सका, जैसे उसका कोई अफेयर चल रहा हो। बहुत जल्द ही दरवाजा खुला और सिंथिया अर्जुन की आंखों के सामने प्रकट हुई। एक क्षण में ही अर्जुन अपने सामने के दृश्य को देखकर चकित रह गया। भाड़ में जाओ! उसकी नाक से खून बहने वाला था। सिंथिया लंबी और दुबली पतली थी और उसका रंग लाल था। उसने अपनी आकर्षक आंखें झपकाईं और अर्जुन को प्यार से देखा। उसके आकर्षक स्वरूप को देखते हुए उसकी कल्पना को बेलगाम होने से रोकना कठिन था। उत्तम! अर्जुन को अचानक होश आ गया। वह अंदर नहीं गया, बल्कि उसे प्रशंसा भरी नजरों से देखा। फिर कमरे में इधर उधर नजर घुमाई और पूछा, इसका क्या मतलब है? सिंथिया ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराकर अपने होंठ सिकोड़े। उसकी आंखों में एक तरह की मोहकता थी जब उसने कहा, क्यों, क्या तुम डरी हुई हो? ये औरत एक लोमड़ी थी। सिंथिया लासन परिवार से थी। हो सकता है कि उनका अर्जुन से खून का रिश्ता भी रहा हो। इस तरह का साहसिक प्रलोभन उसकी शैली नहीं थी। तुम आग से खेल रहे हो। अर्जुन ने धीरे से आह भरी, ये समझने में असमर्थ कि सिंथिया जैसी महिला ऐसा व्यवहार क्यों करेगी। क्या इसकी व्यवस्था लासन परिवार द्वारा की गई थी? उसके हर कदम से उसे गिराने का उसका दृढ़ संकल्प पता चलता था। सौभाग्य से अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका हृदय दृढ़ था और क्षणिक चूक के बाद वह होश में आ गया था। ये दुष्ट आधी रात को क्या करने की कोशिश कर रहा था? होटल का कमरा, स्नान वस्त्र, ये स्पष्टतः एक जाल था। हालांकि अर्जुन ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। सिंथिया ऐसी इंसान नहीं थी। अपने दिल में संदेह के साथ अर्जुन ने कुछ देर सोचा। उसका चेहरा तनाव और घबराहट से भरा हुआ था जब उसने पूछा, सिंथिया लासन, तुम वास्तव में क्या कर रही हो? सिंथिया के आड़ू जैसे होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। उसने अर्जुन को कॉलर से पकड़ा और उसे कमरे में खींच लिया। उसने अपने पैरों के हुक से दरवाजा बंद कर दिया और उसे तेजी से लॉक कर दिया। अरे, वह क्या करने की कोशिश कर रही थी? तुम क्या सोच रहे हो? सिंथिया ने आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। वह मुड़ी और अपना पूरा शरीर हिलाते हुए अंदर चली गई। अर्जुन दरवाजे के पीछे अजीब तरह से खड़ा रहा। पहले कुछ बार खांसने का नाटक किया और फिर पीछे चला गया। सिंथिया ने अपना सिर झुकाया और चलते समय अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछा। उसने कहा, यहाँ आओ और बैठो। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उसकी आवाज मीठी और कोमल थी, लेकिन उसके लहजे में थोड़ी शर्म थी। ये सुनते ही अर्जुन का शरीर तनाव में आ गया। सिंथिया के पीछे पीछे अर्जुन भी कमरे के लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गया।
वह कॉफी टेबल पर चली गई और मुस्कुराते हुए पूछा, चाय या कॉफी? या फिर आप रेड वाइन पसंद करेंगे? वाह, सिंथिया आज रात अजीब व्यवहार कर रही थी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और सोचा कि इस महिला के पास क्या चालें छिपी हैं। अपने मन में यह विचार रखते हुए अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, सिंथिया, तुम आधी रात को ऐसा क्यों कर रही हो? अगर कोई बात करनी है तो चलो सिर्फ बिजनेस पर बात करते हैं। मुझे इसके बाद भी घर जाना है। इसके अलावा अगर मेरी पत्नी को इस बारे में पता चल गया तो मैं बाद में मुश्किल में पड़ सकता हूँ। उसके चेहरे पर झुंझलाहट के भाव थे। अर्जुन, तुम्हें जाने की इतनी जल्दी है? क्या तुम्हें मुझ में कुछ अलग नहीं दिख रहा? सिंथिया की दयनीय दृष्टि बहुत व्यथित करने वाली थी। छोटी सी लड़की। अर्जुन अवाक रह गया। उसने अपना संयम त्यागने का फैसला किया, अपनी ठोड़ी पर चुटकी काटी और सिंथिया की ओर देखा। एक पल के बाद उसने कहा, मैंने नोटिस किया, तुम्हारा फिगर बेहतर हो गया है। बदमाश। सिंथिया का चेहरा लाल हो गया और उसने अर्जुन की ओर आंखें घुमाईं। इसके अलावा कमरे में माहौल धीरे धीरे अजीब होता गया। सिंथिया इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने 2 गिलास रेड वाइन डाली और हल्के से अर्जुन के पास चली गई। फिर वह सीधे उसके बगल में बैठ गई। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे। उनके बीच 10 सेंटीमीटर से ज्यादा का अंतर नहीं था। अर्जुन को सिंथिया से आने वाली खुशबू भी महसूस हो रही थी। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ, चीयर्स। सिंथिया ने वाइन ग्लास पकड़ा और अर्जुन को थमा दिया। अर्जुन ने एक घूंट लिया और जैसे ही उसने गिलास नीचे रखा, उसने देखा कि सिंथिया शराब पी रही थी। वह दृश्य बहुत ही सुंदर था। वाह, यह महिला उसे इस हद तक लुभा रही थी कि अब वह वापस नहीं आ सकती थी। अर्जुन ने अपने दिल की गर्मी को दबाते हुए जल्दी से अपना सिर दूसरी ओर घुमाया। वह हंसते हुए बोला, सिंथिया लासन, तुम क्या कर रही हो? हमें इस तरह से चर्चा करने की जरूरत नहीं है ना? सिंथिया की आंखें निराशा से धुंधली थीं। वह यहाँ केवल अर्जुन को लुभाने के उद्देश्य से आई थी। उसे अचानक अपने दादा से निर्देश मिले थे कि वह अर्जुन को किसी भी कीमत पर अपने पक्ष में लाने की कोशिश करे, जिसमें सिंथिया को अर्जुन की सभी जरूरतें पूरी करने देना भी शामिल था। यही कारण था कि सिंथिया ने सौंदर्य जाल विधि का प्रयास किया, ताकि देख सके कि क्या वह उसे अकेले ही पा सकती है। हालांकि प्रतिद्वंद्वी का आत्मा अनुशासन स्पष्ट रूप से असाधारण था। सिंथिया ने शराब का गिलास नीचे रख दिया और असंतुष्ट होकर बोली, क्या तुम्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है? अर्जुन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, उसके व्यवहार से थोड़ा उलझन में था। वह उस सिंथिया से अलग व्यवहार कर रही थी जिसे वह पहले जानता था। वह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि वह आज रात थोड़ी अजीब थी। तुम क्या कर रही हो? अर्जुन ने पूछा। हालांकि वह कांप रही थी, फिर भी वह बहुत शांत थी। वह अचानक अर्जुन की बगल से उठ खड़ी हुई और अगली सीट पर बैठ गई। क्यों ना हम कोई सौदा कर लें? क्या सौदा? अर्जुन ने पूछा। मुझे बीकन की नई दवा पर सभी शोध डेटा भेजें और मैं आपको फनवेल में लासन परिवार के पास ले जाऊंगी, सिंथिया ने अर्जुन की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए कहा। अर्जुन ने अपनी बाहें पार की, शांति से सिंथिया को देखा और पूछा, क्या आपको लगता है कि आपकी शर्तें पर्याप्त हैं? सिर हिलाते हुए उसने कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप दूसरी शर्त से इनकार नहीं करेंगे। ओह, अर्जुन ने उत्सुकतापूर्ण भाव दिखाया। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? सिंथिया ने एक मोहक मुद्रा बना ली और उसकी आंखों में एक आकर्षक नजर प्रकट हुई। उसने अपनी ठुड्डी पर चुटकी ली और यकीन से कहा, बड़ी छाती, लंबी टांगें और पतली कमर। तुम बहुत खूबसूरत महिला हो। मुझे लगता है कि मैं मना नहीं कर सकता। सिंथिया हंसी और बोली, आपकी इच्छा। उसके बाद वह उठी, अपना कोट पहना और वापस सोफे पर बैठ गई। तभी उसने अपने पहले वाले भाव को वापस पाया और झिझकते हुए कहा, वास्तव में, मुझे नहीं पता कि मुझे आपको ये बताना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे इसे अपने तक रखना बहुत असहज लगता है। अर्जुन ने हल्के से हंसते हुए कहा, मुझे मत बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो और मेरे प्रति पूरी तरह से आसक्त हो। अन्यथा, मैं वास्तव में यह नहीं समझ सकता कि आज रात तुम्हारे सभी कार्यों के पीछे क्या अर्थ है। सिंथिया ने उसे गुस्से से घूरते हुए उसके घुटने पर लात मारी और कहा, लानत है तुझ पर। मैं तुझे पसंद नहीं करूंगी, भले ही तू इतना बुरा न दिखता हो। अंत में, सिंथिया का चेहरा शर्मा गया और उसकी आवाज धीमी हो गई। यह क्या स्थिति थी? ये औरत उसे पसंद नहीं करेगी, है ना? आह, ये सब तुम्हारे किए की वजह से है। मैं अब भूल गया कि मैं क्या कहना चाहता था। सिंथिया ने अर्जुन को घूर कर देखा। उसने अपना सिर अपनी बाहों पर टिका लिया और दुर्भावना से कहा, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया।
सिंथिया ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? जब उसने उसे अजीब तरह से खांसते हुए सुना, तो उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उसका क्या मतलब था। वह तुरंत गाल सेब की तरह लाल हो गई और गुस्से से अर्जुन को घूरने लगी। बदमाश, बिगड़ैल, क्या कुछ और है? अगर नहीं, तो मुझे अभी जाना चाहिए। आखिरकार, एक आदमी और एक औरत का एक ही कमरे में रहना अच्छा नहीं है, अर्जुन ने कहा और वह जाने के लिए तैयार हो गया। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? हमारी चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है। सिंथिया ने जल्दी से अर्जुन की बांह पकड़ी, उसे बैठने का इशारा किया और कहा, बीकन के साथ सहयोग के बारे में मैंने परिवार को रिपोर्ट कर दी है। उन्होंने 30-70 कहा। आपको 30 मिलेंगे और लासन परिवार को 70 मिलेंगे। लासन परिवार को 70 मिलते हैं। ये दिन दहाड़े डकैती है। हालांकि आप और मैं दोस्त हैं, लेकिन व्यापार तो व्यापार है। 90-10, मेरी पत्नी को 90 मिलते हैं, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। ये लासन परिवार शेर का हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि, विदेश में लासन परिवार के संसाधन वास्तव में बहुत अच्छे थे। ये 2 साल पहले अर्जुन की जांच का नतीजा था। उन्होंने लगभग पूरे विदेशी दवा बाजार पर एकाधिकार कर लिया था। सिंथिया अचंभित रह गई। क्या दोस्ती ही हमारा एकमात्र रिश्ता है? सिंथिया ने दुख से कहा और अपने आंसू पोंछने का अतिशयोक्तिपूर्ण प्रयास किया। उसकी आंखें भीग गई थीं। अर्जुन ने पूछा, क्या हमारा रिश्ता और अधिक शुद्ध नहीं हो सकता? अब एक आदर्शवादी मित्रता रखना इतना कठिन क्यों था? वह तो बस उससे दोस्ती करना चाहता था, पर वह तो कुछ और चाहती थी। 40:60, मैं इसके लिए बातचीत करने की पूरी कोशिश करूंगी। सिंथिया ने कुछ देर सोचा, दांत पीसते हुए, और कठोरता से कहा, मेरी प्यारी मिस लासन, मुझे नहीं लगता कि हमारी चर्चा जारी रखने का कोई मतलब है। हालांकि मैं व्यापार करने में बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि बीकन की नई दवा का भविष्य का मूल्य अकल्पनीय है। हमारी दोस्ती के कारण आपको पहले ही 90-10 का अनुपात दिया जा चुका है। अन्यथा, मैं लासन परिवार के साथ कभी काम नहीं करूंगा, अर्जुन ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सौदा जीतने के बारे में आश्वस्त था। क्या आपके पास विदेशी बाजारों के लिए अन्य कनेक्शन हैं? लासन परिवार के अलावा कोई और यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि उनके पास विदेश में संसाधन हैं। सिंथिया को गुस्सा आने लगा। वह ऐसे जिद्दी आदमी से कभी नहीं मिली थी। ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप अब भी सहयोग करना चाहते हैं या नहीं? अर्जुन ने भी अपना धैर्य खो दिया था। मुझे आगे के निर्देश मांगने होंगे, सिंथिया ने अपने दांत पीसते हुए कहा। आज रात वह असफल हो गई थी। अर्जुन इतना चतुर था कि वह बिल्कुल भी नर्म नहीं पड़ा। ये देखकर कि अर्जुन जाने वाला था, सिंथिया ने उसे आवाज दी और ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन, मैं फिर भी तुम्हें याद दिलाना चाहती हूं कि लासन परिवार उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। हालांकि हम कई सालों से घरेलू बाजार से बाहर चले गए हैं, फिर भी हमारे पास एक गहन पृष्ठभूमि है। यदि तुम वास्तव में बीकन के व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हो, तो तुम केवल लासन परिवार के साथ सहयोग कर सकते हो। लासन परिवार, अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मुझे सबसे ज्यादा नापसंद यह है कि जब आप सोचते हैं कि सब कुछ निरपेक्ष है। ये दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी आप सोचते हैं, और लासन परिवार भी सबसे महान नहीं है। सिंथिया ने आंखें घुमाईं। तुम वाकई बेवकूफ और बेकार हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मुझे परवाह नहीं कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि मैं वास्तव में लासन परिवार के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता। आखिरकार, आप जानते हैं कि मिलनिल्सन एंजल इन्वेस्टमेंट ग्रुप अब बहुत लोकप्रिय है, अर्जुन ने शांति से कहा, जैसे कि वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। इस आदमी को इतना अहंकारी होने के लिए किसका समर्थन प्राप्त था? तुम वाकई बहुत घमंडी हो। मुझे सच में आश्चर्य है कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहां से आता है, सिंथिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने पीछे मुड़कर देखा और अचानक उसकी नाक में आग जैसी गर्मी महसूस हुई। उसने अपनी नाक को छुआ और कहा, मुझे वास्तव में तुम्हारे फिगर की तारीफ करनी है। मुझे थोड़ी देर बैठने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या सिंथिया ये जानबूझकर या जानबूझकर कर रही थी? वह तो बस नज़ारे की सराहना करेगा। जब उसने उसकी बातें सुनी, तो सिंथिया ने अपना सिर नीचे किया और अचानक चिल्लाई। उसने गुस्से से अर्जुन को घूरते हुए कहा, बदमाश, तुम क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। देखना बंद करो। अचानक, खिड़की पर एक चमकीली रोशनी अर्जुन की आंखों में पड़ी। अर्जुन का दिल अचानक से धड़कने लगा क्योंकि उसकी नज़रें बहुत तेज हो गई थीं और एक चुभने वाली ठंड से भर गई थीं। वह सीधे बड़ी फ्रांसीसी खिड़की पर देखता रहा।
जिसमें उसकी और सिंथिया की छवि दिखाई दे रही थी। अचानक अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बाहों में आ जाना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। चौंककर सिंथिया का चेहरा घबराहट में जलने लगा। वह तुरंत शर्म से डांटने लगी, बदमाश, तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अनिका के बारे में क्या? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, अर्जुन ने अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुमने मुझसे छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे की? हालांकि सिंथिया ने अपने होठों से अभद्र बातें कहीं, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह खुद को अर्जुन की बाहों में खींचती जा रही थी। क्या ये संभव है कि इस आदमी को अंततः होश आ गया हो? अर्जुन की तीव्रता इतनी प्रबल थी कि इससे सिंथिया का दिल धड़क उठा। लेकिन इससे पहले कि वह डांटना समाप्त करती, फ्रांसीसी खिड़की जोरदार धमाके के साथ टूट गई। इसके तुरंत बाद काले नाइट सूट और विभिन्न हथियारों से लैस 3 आदमी कूदकर स्वीट में घुस आए। आह! सिंथिया डर के मारे चिल्लाई। उसने ये दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। शत्रुतापूर्ण घुसपैठिए। इन 3 लोगों के काले कपड़ों से हत्या की भावना झलक रही थी, बिल्कुल उन फिल्मों की तरह। इसके अलावा खिड़की तोड़कर स्वीट में कूदने जैसे उनके कृत्य से यह स्पष्ट था कि ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने इसकी योजना काफी समय से बना रखी थी। ये निष्कर्ष निकालते हुए अर्जुन की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। उसने सिंथिया की तरफ देखा जो उसकी बाहों में कांप रही थी। यह शायद सिंथिया नहीं थी, इसलिए इसके पीछे कोई और ताकत होगी। वह कौन हो सकता है? वे सिंथिया घबरा गई और उसने अर्जुन की बांह कसकर पकड़ ली। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, डरो मत, मैं इसका ध्यान रखूंगा। सिंथिया कांप उठी। इस समय भी अर्जुन का मूड मजाक करने का था। ये कहकर अर्जुन ने सिंथिया को अपने पीछे खींच लिया और अकेले ही 3 भारी हथियारों से लैस हथियारों का सामना किया। तीनों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने अर्जुन को सोचने का कोई मौका नहीं दिया और तुरंत उस पर टूट पड़े। उनमें से एक ने अपनी कमर से एक चमकदार खंजर निकाला, चीते की तरह उछला और अर्जुन की छाती पर घोंप दिया। आह! सिंथिया डर के मारे चिल्लाए और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, ये देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि आगे क्या होगा। अर्जुन ने बिल्कुल भी नहीं चकमा दिया। उसकी तीव्रता अचानक बढ़ गई और एक अत्यंत शक्तिशाली आभा बन गई। जो व्यक्ति उस पर झपटा वह बहुत हैरान हुआ। अर्जुन की छाती पर निशाना साधे खंजर ने अचानक दिशा बदल दी और वह व्यक्ति अर्जुन के पास आ गया। उस क्षण उसने सचमुच अर्जुन की आंखों में मौत का खतरा देखा। यह असंभव था। वह बेस में एक बहुत प्रसिद्ध हत्यारा था और बहुत कम लोग उसे धमका सकते थे। हालांकि वह एहसास बहुत वास्तविक था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक आदमी अचानक कमरे के प्रवेश द्वार पर आ गया था। वह आदमी इतना शक्तिशाली था कि उसे सावधान रहना पड़ा। रिक! अर्जुन ने पलट कर देखा और दुखी होकर कहा, क्या हुआ? मुझे लगा कि वह मुझसे डरता है। क्या तुम अगली बार जब दिखोगी तो कुछ शोर मचा सकती हो? रिक ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, शोर? अर्जुन अवाक रह गया। वह एक मूर्ख था। सिंथिया भी ये देखकर अचंभित रह गई थी, लेकिन अब उसे सदमा लगा। आखिर अर्जुन कपूर कौन थे? यह आदमी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण समय पर ही क्यों आता था? क्या वह अर्जुन का पर्सनल बॉडीगार्ड था? अर्जुन, आप वास्तव में कौन हैं? सिंथिया ने बड़ी हैरान आंखों से पूछा। अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानना चाहती हो? असल में लासन परिवार से मेरे भी कुछ रिश्ते हैं। सिंथिया हैरानी से अर्जुन को देखती रही, उसे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। उसी समय रिक दौड़कर आया, अपना पैर उठाया और अर्जुन की कमर पर जोरदार लात मारी। धमाका! जो व्यक्ति छिपकर हमला करना चाहता था, उसे रिक ने सीधे सीने में लात मारी और वह तोप के गोले की तरह उछलकर सोफे के पास कॉफी टेबल से जा टकराया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। बचे हुए 2 हत्यारों ने जल्दी से अर्जुन और रिक को घेर लिया। दोनों के हाथ में दोहरी चाकू थीं और वे रिक पर हमला करने के लिए तैयार थे, जिससे उसे बचने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। रिक की आंखों में दृढ़ निश्चय और बिजली की गति के साथ, उसने एक आदमी की बांह पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया और जोरदार आवाज के साथ उसे तोड़ दिया। दूसरे व्यक्ति ने मौका देखकर रिक की गर्दन में 2 चाकू घोंप दी। रिक से एक शरीर से भी कम दूरी पर होने के कारण साधारण लोग शायद ही बच पाएंगे और केवल मरेंगे। हालांकि महत्वपूर्ण क्षण पर रिक ने अपना शरीर घुमाया और उस व्यक्ति के पीछे पलटा तथा मुक्का मारने के लिए अपना हाथ उठाया। धमाका! उसकी मुट्ठी सीधे उस आदमी की कमर पर लगी। कई बार दरार पड़ने की आवाजें सुनाई दी। 4-5 पसलियां तुरंत टूट गईं।
वह आदमी अपनी तरफ झुका, मुंह में खून थूका और कुछ कदम लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पानी से बाहर निकली मछली की तरह तड़प रहा था। उसके बाद उसके मोटे काले मुखौटे से और अधिक रक्त बहने लगा। इस मौके से रिक की पसलियां सीधे तौर पर टूट गईं और साथ ही उसके आंतरिक अंगों को भी चोट पहुंची, जो मूलतः मौत की सजा थी। कुछ ही क्षणों में इस सूट में तीनों हत्यारे पराजित हो गए। सिंथिया दंग रह गई जब उसने अर्जुन के सामने खड़े आदमी को 3 हथियारों को आसानी से संभालते देखा। उसे अचानक आश्चर्य हुआ कि यह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। वह दौड़कर आए, अर्जुन की बांह कसकर पकड़ ली और घबरा कर पूछा, क्या तुम ठीक हो? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और याद दिलाने के लिए सिंथिया की छाती की ओर देखा, लेकिन वह केवल उसे गुस्से से घूरती रही। इस समय रिक अपना काम पूरा कर चुका था। वह बेपरवाही से सोफे पर बैठा, रेड वाइन का घूंट भरते हुए बोला, युवा मास्टर, बिल चुकाने का समय आ गया है। अर्जुन ने असहाय भाव से उसे घूरते हुए कहा, चले जाओ, तुम बहुत पैसे के पीछे पड़े हो। फिर अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और जमीन पर पड़े 3 लोगों को देखा। उनमें से एक लगभग मर चुका था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बात करना शुरू करो। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तुम मुझे मार रहे हो या उसे? जब बाकी 2 लोगों ने अर्जुन की बातें सुनी, तो उन्होंने कराहना बंद कर दिया और भयंकर दर्द सहते हुए जमीन से उठ खड़े हुए। उनमें से एक ने अपनी छाती पकड़ रखी थी। उसे जो लात लगी, वह इतनी दर्दनाक थी कि वह तुरंत प्रतिक्रिया करने की क्षमता खो बैठा। जहां तक दूसरे व्यक्ति की बात है, उसकी लटकती भुजाएं टूट चुकी थीं और वह प्रतिरोध करने की सारी क्षमता खो चुका था। इसलिए वह केवल मेज पर ही टिक सकता था। पूछना बंद करो, हम अपने मालिक को धोखा नहीं देंगे। बस करो। जिसने अपनी छाती पकड़ ली थी, उसने गंभीरता से कहा। मृत्यु योद्धा, उनके व्यवसाय में यही नियम था। अगर मिशन विफल हो गया, तो उन्हें पर्दे के पीछे के व्यक्ति का कभी भी खुलासा नहीं करना चाहिए। उनके सामने खड़ा यह आदमी कौन था? वह उनके द्वारा एकत्रित की गई खुफिया जानकारी से बिल्कुल अलग था। शुरू में तो उन्होंने सोचा था कि उन तीनों को भेज देना ही काफी होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने गलती कर दी है और वह बहुत बड़ी गलती थी। उन्हें गलत जानकारी मिली थी। इस आदमी के पास इतना शक्तिशाली अंगरक्षक था। अर्जुन ने अपनी बुद्धि से उस आदमी की घबराई हुई आंखों से सब कुछ पहले ही समझ लिया था। हे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मेरे सवालों का ईमानदारी से जवाब दो, अर्जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अन्यथा मैं तुम्हें मौत से भी बदतर स्थिति में डाल दूंगा। बकवास बंद करो, बस हमें मार दो और काम खत्म करो। वह आदमी मरने के लिए तैयार था। बहुत जिद्दी है। वापस जाओ और पर्दे के पीछे बैठे व्यक्ति से कहो कि अगर उसने फिर से किसी को भेजने की हिम्मत की, तो मुझे उसे इस दुनिया से गायब करने में कोई आपत्ति नहीं है। गायब। जब ये शब्द कहे गए, तो दोनों हत्यारे जो अभी भी होश में थे, उन्हें तुरंत अपने सामने खड़े व्यक्ति में प्रबल आत्मविश्वास और हत्या की मंशा महसूस हुई। इस हत्या के इरादे से उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उनकी आत्माएं भय से कांपने लगीं। बॉस को गायब कर दें। पूरे ओरिएंटा में कोई भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस आदमी में कितना आत्मविश्वास था। यह आदमी इतना दुस्साहसी था कि उसने ऐसे शब्द कहे। क्या उसे पर्दे के पीछे के बॉस का पता भी था? ओह, उसने ऐसा नहीं किया। दोनों हत्यारे ऐसे लोग थे जो जीविका के लिए हत्या करते थे। अर्जुन द्वारा प्रदर्शित हत्या का इरादा संगठन के बड़े बॉस से भी अधिक मजबूत और अधिक व्यापक था। यह आदमी शैतान था। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अर्जुन ने उन लोगों के हाव भाव देखकर सब कुछ समझ लिया और हल्के से कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो तुम अभी अपने बॉस से संपर्क कर सकते हो। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। अर्जुन अभी इन लोगों को मारना नहीं चाहता था। अगर वह इस तरह से उनकी देखभाल करता, तो भविष्य में उसके लिए कोई शांति नहीं होती। इसलिए वह चाहते थे कि ये लोग वापस जाएं, पर्दे के पीछे के व्यक्ति से बात करें और उन्हें सचेत करें। यदि दूसरा पक्ष अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, तो वे उसे निर्दयी होने का दोष नहीं दे सकते थे। ऐसा लगता है कि आप बिना थोड़ा कष्ट सहे हार मानने को तैयार नहीं हैं। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और रिक को आगे बोलने का इशारा किया। रिक ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसके अंदर एक काली गोली थी, जो खास तौर पर चुप रहने वाले लोगों से निपटने के लिए बनाई गई थी। यह एक विशेष रूप से तैयार की गई मनोविषी दवा थी। ये जबरन कबूलनामा करवाने के लिए सबसे अच्छा उपकरण था।
रिक ने उसे दो व्यक्तियों में से एक के मुंह में डाल दिया और उसे उसे निगलते हुए देखा। एक पल में उस आदमी ने अपनी छाती पकड़ ली और अपनी गर्दन दबा ली। उसका पूरा चेहरा लाल और हरा हो गया। वह जमीन पर लौटने लगा और भयंकर दर्द से खुजलाने लगा। मैं बात करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, कृपया मुझे छोड़ दो। उस आदमी ने अपना मुखौटा फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था और अपना चेहरा तब तक खरोंचा था जब तक कि वह खून से लथपथ न हो गया था। ये वाकई एक भयावह दृश्य था। अर्जुन खुश था। ऐसा लग रहा था कि यह गोली काफी कारगर है। उसने कहा, भविष्य में इस्तेमाल के लिए और तैयार कर लो। 1-1 मिलियन प्रत्येक, रिक ने गंभीरता से कहा। अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया। ये लड़का अपने पिछले जन्म में बहुत गरीब रहा होगा। ब्यूटी किलर्स ने हमें भेजा। उस आदमी को यह वाक्य अपने गले से निकालने में बहुत दर्द हो रहा था। फिर वह रो पड़ा और अर्जुन से उसे छोड़ देने की विनती करने लगा। अर्जुन की अभिव्यक्ति उदास हो गई और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सौंदर्य हत्यारे। वह रिक की ओर मुड़ा और पूछा, क्या तुम जांच कर सकते हो? रिक का चेहरा भी बदल गया और उसने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इस समूह को जानता हूं। अर्जुन ने नाक सिकोड़ी, दूसरे आदमी की तरफ देखा और कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि यह जारी रहे तो वापस जाओ और अपने बॉस से कहो कि वह मेरे लिए और परेशानी खड़ी ना करे। वरना मेरे पास तुम सभी को इस दुनिया से गायब करने के 100 तरीके हैं। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारी बातें अपने बॉस तक पहुंचा दूंगा। टूटे हुए हाथों वाला आदमी इस समय बार बार सिर हिला रहा था। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं, खासकर जब उसने अपने साथी को जिंदा ही खुद को खरोंचते हुए देखा। उसके दिल में रक्षा की आखिरी पंक्ति पूरी तरह से ढह गई। ये दोनों आदमी राक्षस थे। इस मुद्दे के हल हो जाने के बाद अर्जुन ने रिक की ओर मुड़कर पूछा, क्या मैंने ब्यूटी किलर्स को नाराज किया है? रिक चिंतित दिखे और बोले, जिस व्यक्ति से आप पिछले दिनों अस्पताल में मिले थे, मार्गोट पियर्सन, वह इसी समूह से संबंधित है। उसकी स्थिति भी कम नहीं है। मार्गोट, ये वही महिला निकली। दिलचस्प। अर्जुन ने अपनी ठुड्डी को भींचा और कुछ सोचने के बाद सीधे स्वीट से बाहर चला गया। अर्जुन प्रथम महल में वापस लौटा और लिविंग रूम में उसने देखा कि माया जी और चार्ल्स बैठे हुए कुछ योजना बना रहे थे। ये देखकर कि अर्जुन वापस आ गया है, माया जी ने मासूम बनने का नाटक किया और चुपके से उसकी ओर देखा। अर्जुन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, मुड़कर ऊपर की ओर चला गया। उसके ऊपर जाने के बाद माया जी ने चार्ल्स की बांह पकड़ी और आंख मारते हुए कहा, तो क्या तुम उससे बात करने जा रहे हो या मुझे करना चाहिए? चार्ल्स ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं चला जाऊंगा। तुम यहाँ चुपचाप बैठो और कोई परेशानी मत पैदा करो। बोलने के बाद चार्ल्स सीढ़ियों के नीचे खड़ा हो गया और ऊपर चिल्लाया, अर्जुन, क्या तुम 1 मिनट के लिए नीचे आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहुत जल्द अर्जुन अपनी बाहें क्रॉस करके नीचे चला गया और चार्ल्स को देखा। उसने माया जी पर भी नजर डाली जो सोफे पर क्रॉस लेग बैठी नट्स खा रही थी। उसने पूछा, पिताजी, क्या हुआ? चार्ल्स ने खांसने का नाटक किया और फिर कहा, यह अर्जुन की तरह है। बस मेरे कहने के बाद इस बात को दिल पर मत लेना। तुम्हारी माँ और मैं सोच रहे हैं कि क्या हमें अहाना के लिए कोई दूसरी बेबीसिटर रखनी चाहिए। एनी सिर्फ अहाना को पूरे दिन खेलने के लिए बाहर ले जाना जानती है और दूसरे काम ठीक से नहीं करती। ये लंबे समय में अहाना के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी, माया जी की ओर देखा और पूछा, क्या ये तुम्हारा विचार है? माया जी ने इनकार नहीं किया। उसने अपनी ठोड़ी उठाई और कहा, हाँ, यह मेरा विचार है। बस उस नानी को देखो जिसे तुमने रखा है। वह पूरे दिन केवल मिला के साथ खेलती है। बेहतर होगा कि तुम दूसरी नानी रख लो। मुझे पता है कि तुम्हारी मौसी की बेटी ने हाल ही में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और वह काम की तलाश में है। मुख्य कारण ये था कि मौसी के परिवार ने उनसे मदद की भीख मांगी थी। इसलिए माया जी अपने स्वाभिमान के कारण सहमत हो गई। अब उन्हें बस एनी को भगाना था। नहीं, मैंने ही एनी को काम पर रखा है। अर्जुन ने ये शब्द नीचे फेंके और जाने के लिए मुड़ा। माया जी चिंतित हो गई। वह उठी, एक कप तोड़ दिया और डांटते हुए बोली, अर्जुन, मैं तुम्हारी सास हूं, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं तुम्हें सच सच बता दूंगी, एनी को मैंने पहले ही भगा दिया है। तुम्हारे पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। कल से आंटी के परिवार की बेटी यहाँ काम करना शुरू कर देगी। अर्जुन रुका, पलटा और माया जी को घूरते हुए बोला, तुमने क्या कहा? तुमने एनी को भगा दिया।
अर्जुन बहुत क्रोधित था। एनी उन कुछ लोगों में से एक थी जिनकी वह देखभाल करना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसकी अपनी बहन की तरह थी। ठीक है, तो क्या क्या तुम मुझे मारने वाले हो? माया जी इतनी चिंतित थी कि वह हताश हो गई थी। चार्ल्स किनारे से देख रहा था और जल्दी से समझाते हुए बोला, बस हो गया, झगड़ा बंद करो। क्यों ना हम कल फिर इस पर चर्चा करें? नहीं, इसमें चर्चा करने की क्या बात है? वह अपने परिवार के बजाय बाहर से किसी को काम पर रखना पसंद करेगा। जब माया जी अनुचित व्यवहार करती थी, तो वह किसी से नहीं डरती थी। अर्जुन गुस्से में था। वह माया जी की ओर बढ़ा और चिल्लाया, माया येट्स, क्या तुम वाकई पिटाई चाहती हो? हा हा, अर्जुन कपूर, तुम किस पर चिल्ला रहे हो? मैंने अभी अभी किसी को नौकरी से निकाला है। क्यों, तुम मुझे पीटने जा रहे हो? चलो, अगर हिम्मत है तो मुझे मारो। माया जी ने साहस का परिचय देते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया और अर्जुन की ओर झुकी। अर्जुन ने ऐसे अतार्किक अनुरोध के बारे में कभी नहीं सुना था। तमाचा। उसने अपना हाथ उठाया, उसे थप्पड़ मारा और सख्ती से डांटा, माया येट्स, क्या तुम अपना वादा भूल गई हो? क्या तुम फिर से अपनी चालें चलने लगी हो? थप्पड़ इतना जोरदार और स्पष्ट था कि माया जी तुरंत अचंभित रह गई। पहले तो वह गुस्से में थी, लेकिन अब वह होश में आ गई थी। हालांकि वह अभी भी असंतुष्ट थी और अकड़कर कोस रही थी। अर्जुन, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तुम्हारी सास हूं। मैंने अभी अभी किसी को नौकरी से निकाला है तो क्या हुआ? मुझे एनी फोस्टर पसंद नहीं है। अगर वह यहाँ है तो मैं चली जाऊंगी। ये कहकर माया जी ने अपना चेहरा ढक लिया और गुस्से से सोफे पर बैठ गई। अर्जुन बहुत दुस्साहसी था। नहीं, वह और अधिक दुस्साहसी होता जा रहा था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह इस परिवार में अपना स्थान खो देगी। उसे उसे दबाने का कोई रास्ता सोचना होगा। ठीक है, तो फिर तुम चले जाओ, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। वह किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहता था। तुम मेरी जान ले लोगे। मुझे अनिका को बताना होगा। तुम्हें तलाक लेना होगा। माया जी ने गुस्से से तकिया फेंक दिया। चार्ल्स को घूरा और गाली देते हुए कहा, चार्ल्स, तुम वहां क्यों खड़े हो? क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे दामाद ने मुझे मारा? क्या तुम अभी भी मर्द हो? उसे वापस मारो। चार्ल्स भी दुविधा में था और अपनी आंखों से माया जी को संकेत दे रहा था। अब और मत बोलो, हम इस मामले में नानी को नहीं बदलेंगे। तुम इतना हंगामा क्यों कर रही हो? जैसे ही माया जी ने ये सुना, वह अचानक क्रोधित हो गई। उसके दामाद ने उसे मारा, लेकिन उसका पति एक बाहरी व्यक्ति की मदद कर रहा था। वह अब और जीने वाली नहीं थी। बहुत बढ़िया, चार्ल्स शर्मा। अभी तुमने ऐसा नहीं कहा। तुम पलटकर उसके पक्ष में खड़े हो जाओगे, है ना? कमीने। माया जी उत्तेजित हो गई। उसने चार्ल्स को घूरकर देखा और गालियां देते हुए उसकी नाक की ओर इशारा किया। बस, अर्जुन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से से चिल्लाया। उसने माया जी को घूरते हुए चेतावनी दी, माया येट्स, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। मैं आज जो हुआ उसे भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एनी को वापस लाना होगा। अगर मैं कल भी उसे इस विला में नहीं देखता तो तुम चली जाओ। माया जी का दिल धड़क उठा और वह बहुत नाराज हो गई। वह वास्तव में उसे बाहर निकालना चाहता था। क्यों? मुझे भगाने का तुम्हें क्या अधिकार है? माया जी ने चार्ल्स के अनुनय की उपेक्षा की और उसका हाथ दूर धकेल दिया। अर्जुन ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन उसने पलटकर माया जी को देखा और उसकी आंखों में हल्की ठंडक थी। उसने कहा, क्योंकि मैंने यह विला खरीदा है। ये शब्द सुनकर माया जी अवाक रह गई और अर्जुन को ऊपर जाते हुए देखती रह गई। बस, अब और मत बोलो। चलो कल एनी को वापस लाने की कोशिश करते हैं। अगर अर्जुन सच में गुस्सा हो गया, तो हम दोनों में से कोई भी उसे संभाल नहीं पाएगा। चार्ल्स ने माया जी को खींचते हुए कहा। माया जी ने गाली देते हुए कहा, तुम जाना चाहो तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जा रही हूं। वह किस बात का दिखावा कर रहा है? उसकी जेब में बस कुछ डॉलर हैं। वह अब भी पहले जैसा ही घटिया दिख रहा है। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि उसका परिवार दिवालिया हो गया है। उसे अब भी मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्रोधित माया जी लिविंग रूम में बैठकर काफी देर तक नाराज रही। अगले दिन, जब अर्जुन हॉस्पिटल से लौटा, तो उसने माया जी को लिविंग रूम में बैठे देखा। एनी कहाँ है? उसने सहजता से पूछा। मुझे नहीं पता, माया जी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जबकि वह टीवी देखती रही और सेब चबाती रही। बहुत आराम से दिख रही थी। अर्जुन ने भौहें सिकुड़ी, उसके पास गया और ठंडे स्वर में पूछा, तुमने उसे वापस नहीं बुलाया? यह माया येट्स वास्तव में मौत को दावत दे रही थी।
क्या उसने उसकी बातों को नजरअंदाज करने की हिम्मत की? इसमें बुलाने की क्या बात है? उसके जाने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जा रहा, तो क्या हुआ? माया जी पहले से ही दुखी थी। लेकिन जब अर्जुन ने एनी को लेकर उसके लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश की तो वह और भी अधिक परेशान हो गई। क्या ये सास नौकर से अतुलनीय थी? अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं और सख्ती से कहा, मैं तुम्हें एनी को वापस लाने के लिए 1 घंटे का समय देता हूं। अन्यथा तुम अपना बैग पैक कर सकते हो और 1 घंटे के बाद फर्स्ट पैलेस छोड़ सकते हो। उसके बाद अर्जुन सोफे पर बैठ गया और समय देखने लगा। माया जी जैसी कर्कश स्त्री अर्जुन के बार बार अपने ऊपर प्रभुत्व को कैसे सहन कर सकती थी? इसलिए वह क्रोध से भड़क उठी। अर्जुन कपूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझसे किसी बाहरी व्यक्ति के लिए लड़ रहे हो? और तुम मुझे बाहर भी निकालना चाहते हो? ठीक है, ठीक है, अब मैं समझ गया। तुम्हारा उस छोटी सी लड़की से कुछ लेना देना है ना? नहीं तो तुम उस छोटी सी लड़की की इतनी परवाह क्यों करते हो? माया जी को अब और कोई परेशानी नहीं हुई और वह नाविक की तरह कोसने लगी। वह बहुत क्रोधित थी। जब अर्जुन ने ये शब्द सुने तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। वह खड़ा हुआ और उसे थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया, माया ये चुप रहो। तुम मेरा अपमान कर सकती हो, लेकिन एनी का अपमान नहीं कर सकती। वह अभी भी एक मासूम लड़की है। तुम ऐसी बकवास कैसे कर सकती हो? माया जी इतनी गुस्से में थी कि वह पागल हो गई थी। उसने अर्जुन को धक्का दिया और चिल्लाई, मैं कह रही हूं, वह थोड़ी बदतमीज है और तुम दोनों व्यभिचारी हो। बहुत अच्छा, अर्जुन कपूर, तुम अपनी मालकिन को घर में ले आए हो। मैं अनिका को बता दूंगी और चाहती हूं कि तुम तलाक ले लो। मैं सभी पड़ोसियों को भी बता दूंगी ताकि वे तुम्हारे असली रंग को जान सकें। अर्जुन एक निकम्मा दुष्ट के अलावा कुछ नहीं था। यहां तक कि बाहर उसकी एक रखैल भी थी। उसे उसके कारनामों को उजागर करने की जरूरत थी। माया जी ने स्वयं से यह प्रतिज्ञा की।